हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएल टी2 की तैयारी को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे और आप लोग जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर होंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, यानी कि बहुत स्टूडेंट का जो हम वीडियो बनाए थे उस पर कोई विश्वास नहीं था। बहुत सारा स्टूडेंट जो है नेगेटिव कमेंट करते थे कि सर आप गलत डेट बता रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आप लोग जा करके पहले पता कर सकते हैं कि किसका वीडियो पहले आया था। तो मैंने बताया था कि यूपीपीसीएल टी2 एग्जाम जो है नवंबर में यानी कि 3, 7, 8 से यानी कि चालू होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट यानी कि जो एग्जाम होगा, ठीक, वो 3 तारीख से चालू होगा और प्रत्येक यानी कि जो 5 से 6 शिफ्ट होगा, तो 6 शिफ्ट लगभग जो है यानी कि हुआ है। और आप लोगों को कोई विश्वास नहीं था, तो बहुत सारा स्टूडेंट का नेगेटिव कमेंट था, ठीक है। तो चलिए उस सब को छोड़ के बाद बाकी आज का जो क्लास पे यानी कि चलते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों, डायरेक्ट करंट जनरेटर का क्लास होगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न रहने वाला है। तो डीसी जनरेटर दोस्तों जो कार्य करेगा, ठीक है, डीसी जनरेटर जो कार्य करेगा वो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। फैराडे के यानी कि विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण होता है उस पे यानी कि काम करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात की लेंज का नियम। तो लेंज का नियम से क्या समझते हैं? तो लेंज का नियम से यही समझते हैं यानी कि जो उत्पन्न करता है उसी का वो क्या करता है भाई? तो विरोध करता है, ठीक है। तो एम्पियर का नियम कहाँ पे लागू होता है? तो एम्पियर का नियम जो यानी कि जो दोस्तों यानी कि कंडक्टर में यानी कि धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बनेगा ही बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर अच्छा से थ्योरी पढ़े होंगे, अगर ऑब्जेक्टिव अभी लगाते होंगे आप लोगों को, तो काफ़ी हेल्पफुल मिलता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? किसके लिए दोस्तों? तो बूस्टर के लिए। और बूस्टर के लिए मेनली रूप से जो दोस्तों यानी कि जो प्रयोग करते हैं वो सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बूस्टर के लिए सीरीज जनरेटर का ही प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है कि संचयी बहुपद, तो संचयी का प्रयोग नहीं करते हैं। विभेदक का मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड हो गया, संड का मतलब तो जानते हैं। तो संड का जो गति होता है लगभग यानी कि कांस्टेंट होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसका जो गति होता है लगभग यानी कि कांस्टेंट होता है। और सीरीज मोटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों बूस्टर में किया जाता है। और डी में दिया है सीरीज मोटर। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब क्या होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी जनरेटर में या मोटर में दक्षता कब यानी कि ज़्यादा होगा? तो जब देखिए दोस्तों यानी कि दक्षता ज़्यादा होने का एक शर्त है, यानी कि परिवर्तित हानि जो होगा, ठीक है, यानी कि परिवर्तित जो हानि है, ठीक है, अगर स्थिर हानि के बराबर हो जाए, ठीक है, परिवर्तित हानि अगर स्थिर हानि के अगर बराबर हो जाए, ठीक है, स्थिर हानि के अगर बराबर हो जाए तो दक्षता दोस्तों यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। दक्षता काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ने की संभावना रहता है। ए में कह रहा है कि परिवर्तित हानि स्थिर हानि से कम हो तो कम होगा, तो नहीं होगा, ना ज़्यादा होगा तो होगा, ठीक है। ये जो दोस्तों अगर इक्वल होगा दोनों परिवर्तित हानि और स्थिर हानि, तो इसका जो दक्षता होगा दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर हो। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है? और दोस्तों मैं बता दूं ये प्रश्न आप लोगों को जो है या तो न्यूमेरिकल के तौर पे पूछेगा एग्जाम में, या जो है इस पे यानी कि इस पे या न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। या डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आप लोगों से, या डायरेक्ट इस पे यानी कि न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा कि ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है ये होता है पी, उसके बाद फाइव होता है, एन होता है, जेड होता है और 60 ए होता है। क्या होता है? पी फाइव एन जेड बट्टा 60 ए होता है। पी फाइव एन जेड बट्टा 60 ए होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे हो सकता है मैं भी छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू पूछ ले या पोल का वैल्यू पूछ ले, या जो पूछे वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। तो पी फाइव एन जेड बटा 60 ए जो दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना बार इसको पूछा हुआ है। यूपीपीसीएल एन एलएमआरसी हो गया, एनएमआरसी हो गया, टेक्निकल हेल्पर हो गया, एमपी लाइनमैन अटेंडेंट हो गया, न जाने कितना और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सीरीज मोटर लोड करंट आईएल डैश होता है। तो आईएल जो होता है दोस्तों यानी कि आईए बराबर जो होता है वो आईएससी होता है। क्या होता है? आईए बराबर आईएससी होता है। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है? आईए बराबर आईएससी, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, डीसी जनरेटर की बॉडी डैश से बनाई जाती है, किसका? तो डीसी जनरेटर का। तो डीसी यानी कि जनरेटर का जो बॉडी होता है, ठीक है, डीसी जनरेटर का जो बॉडी होता है वो जो बना होता है दोस्तों, वो आपको यानी कि ढलवा लोहा से, ठीक है, ढलवा लोहा से, ठीक है, या ढलवा इस्पात से, ठीक है, ढलवा लोहा या ढलवा यानी कि इस्पात से जो है इसका यानी कि बॉडी बनाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न जो है आने की संभावना है, इससे प्रश्न जरूर रहेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम की अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम जो है यानी कि तार के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि चालक पदार्थ से बनाया जाता है। लेमिनेटेड कोड करने से क्या होता है, तो यानी कि ईडी लॉस जो होता है दोस्तों वो कम जाता है, ठीक है, यानी कि ईडी लॉस जो होता है यानी कि ईडी का जो करंट होता है वो क्या होता है, कम जाता है, ठीक है। विद्युत रोधी क्या है, तो विद्युत रोधी दोस्तों यानी कि इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब क्या, इससे होकर यानी कि धारा का प्रवाह जो है नहीं होगा, ठीक है, धारा का यानी कि प्रवाह नहीं होगा, ये एक प्रकार का इंसुलेटर पदार्थ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है कि कर्षण है ना, ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रैक्शन कार्य के लिए। और ट्रैक्शन के लिए दोस्तों हम मेनली फोर जो है यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग में लेते हैं, किसका? डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग में लिया जाता है ट्रैक्शन कार्य के लिए, ठीक है ना। और ऑप्शन किस में दिया है, डीसी श्रेणी मोटर, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में दिया है, डीसी सीरीज मोटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। कम्युनिटी है ना, कंपाउंड मोटर है, उसके साथ साथ यूनिवर्सल मोटर है, तो यूनिवर्सल मोटर को एसी पे भी चलाते हैं और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी चलाया जाता है। शंट मोटर की अगर बात किया जाए तो इसका जो स्पीड होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, लगभग जो है स्थिर गति से चलता है, ठीक है। प्रश्न पूछिएगा, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और रही बात यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो है यानी कि इसका जो गति की अगर बात किया जाए तो लगभग यानी कि काफ़ी ज़्यादा 3000 आरपीएम पर ये घूमता है, कितना पे? 3000 आरपीएम पर ये घूमता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश के समानुपाती होता है, यानी कि उत्पादित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो उत्पादित उत्पादित जो विद्युत वाहक बल होता है, तो फार्मूला से हम क्या जानते हैं दोस्तों, यानी कि पी फाई एन जेड और बट्टा यानी कि 60 ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब रही बात यानी कि पी क्या है, तो ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव अभिवाह है, ठीक है, ध्रुव है यानी कि पोल है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है पोल, तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो ध्रुव अभिवाह दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिश धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है, ठीक है। कहने का मतलब या तो जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो मात्रा उसे क्या कहेंगे, तो उस मात्रा को दोस्तों यानी कि ईएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है ना। और ईएमएफ किस में दिया है, तो ए में जो कह रहा है दोस्तों आर्मेचर धारा, तो आर्मेचर धारा नहीं होता है, ये ना क्षेत्र धारा होता है ना आपूर्ति धारा होता है, ठीक है। इसको जो है विद्युत वाहक बल, ठीक है, यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ कहा जाता है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय हानि, चुंबकीय हानि, ठीक है, चुंबकीय हानि और साथ ही साथ यानी कि यांत्रिक हानि। और चुंबकीय हानि और यांत्रिक हानि को दोस्तों एक साथ जो कहा जाता है प्रकीर्णन हानि कहा जाता है। कौन सा हानि कहा जाता है? तो प्रकीर्णन जो हानि होता है उसे वो कहा जाता है। और ए में क्या दिया है, कोर हानि, तो कोर हानि नहीं कहते हैं उसको, ठीक है। घूर्णन हानि की अगर बात किया जाए तो घूर्णन लॉस की अगर बात किया जाए तो ये आर्मेचर में देखने को मिलता है, ठीक है। आर्मेचर में यानी कि घूर्णन हानि के कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण यानी कि घर्षण होता है, घर्षण के कारण कुछ लॉसेस होता है। ताम्र हानि की बात किया जाए तो ताम्र हानि जो होता है दोस्तों ये भी वाइंडिंग में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, तो वाइंडिंग में होता है। अब रही बात प्रकीर्णन हानि जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डीसी जनित्र की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है, ठीक है। तो डीसी जनित्र के लिए अधिकतम दक्षता का शर्त क्या है, तो पहले ही बोल चुके हैं कि परिवर्तित हानि जो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो परिवर्तनीय हानि जो होता है वो स्थिर हानि के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर हानि के क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या, यानी कि बराबर होना चाहिए। अगर दोनों हानि अगर आपस में बराबर होगा तो दक्षता जो होगा दोस्तों, या जनरेटर हो या मोटर हो, उसका काफ़ी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा मिलता है ना। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ई बी बराबर भी, तो इससे कोई मतलब है नहीं। निवेश हानि निर्गत हानि ये भी कोई मतलब नहीं इससे भी। राइट आंसर जो होगा दोस्तों परिवर्तित हानि बराबर स्थिर हानि जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डीसी जनित्र में कंपनसेटिंग कूलन प्रदान करने का प्राथमिक कार्य क्या है। ए में कह रहा है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बी में कह रहा है सामान्य फ्लक्स के वितरण को बनाए रखने के लिए। सी में कह रहा है कि घटते हुए मेन फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए। डी में कह रहा है आर्मेचर एमएफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मेनली रूप से जो कंपनसेटन कूलन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या करता है, जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो होता है उसको यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि एक दूसरे के समानांतर में चल रहे दिश धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे में विस्थापित करने का जो है सबसे सरल तरीका क्या है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पे जो भार को विस्थापित करेंगे तो सबसे सरल तरीका क्या है। ए में कह रहा है उसके आर्मेचर परिपथ की गति को समायोजित करना। बी में कह रहा है उसके आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना। सी में कह रहा है कि उसके क्षेत्र धारा नियामक यानी कि रियोस्टेट का समायोजित करना। तो ऐसा यानी कि देखिए दोस्तों, अगर होगा जब रियोस्टेट को यानी कि समायोजित करेंगे तो ठीक है, तो इस पर से यानी कि इस पे जो है यानी कि शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि रिएस्टेट को लगा करके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि दृश्य धारा जनित में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो दृश्य धारा जनित में आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होता है किसके द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया। और आर्मेचर प्रतिक्रिया की अगर बात किया जाए दोस्तों तो किसके द्वारा होता है, तो आर्मेचर धारा के द्वारा होगा, है ना, आर्मेचर करंट के द्वारा होगा। ठीक है, आर्मेचर करंट के द्वारा आर्मेचर प्रतिक्रिया होगा। ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है एक निर्दिष्ट धारा मशीन में जो है ब्रश पर जो है स्फुलिंग का सबसे प्रभावित कारण क्या है। ए में कह रहा है कि गलत ब्रश स्प्रिंग। बी में कह रहा है आर्मेचर में खुली कुंडली अंतर्ध्रुव इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, इससे भी होगा भाई। सी में कह रहा है कि आर्मेचर में खुली कुंडली, तो इससे नहीं होगा। खराबी अंतर्ध्रुव इंटरपोल, इससे भी नहीं होगा। तो मैन फैक्ट जो है दोस्तों, अगर आर्मेचर में खुली कुंडली और अंतर्ध्रुव और गलत जो है ब्रश स्प्रिंग अगर दाब होगा तो यानी कि इसमें जो है स्पार्किंग, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। तो दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में क्या होता है। ए में कह रहा है प्रतिवर्ती धारा का धीर धारा में बदलना। तो दिक् परिवर्तन में तो बात तो सही है, क्या होता है भाई, एसी को यानी कि डीसी में बदलता है। ठीक है, और डीसी को एसी में भी बदलता है। तो डीसी को एसी में जो बदलता है वो मोटर में बदलता है। ठीक है, मोटर में बदलता है। और एसी को डीसी में जनरेटर में बदलता है। इसे काफ़ी प्रश्न बनेगा एग्जाम में, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में लेके चलिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है जनरेटर वाला पूछ रहा है, तो प्रतिवर्ती धारा को क्या करेगा, वो देश धारा में बदलेगा, यानी कि एसी को डीसी में बदल देगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिश धारा मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। ठीक है, आर्मेचर की बात कर रहा है। ठीक है, और आर्मेचर दोस्तों यानी कि किससे बना होता है। ठीक है, तो आर्मेचर जो होता है दोस्तों बना हुआ सिलिकॉन स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, सिलिकॉन यानी कि जो स्टील होता है उससे यानी कि बना होता है। और सिलिकॉन स्टील का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हिस्टेसिस जो लॉस होता है, ठीक है, यानी कि हिस्टेसिस जो हानि होता है उसको कम करने के लिए हम सिलिकॉन अंश वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन स्टील। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ढलबा लोहा की अगर बात किया जाए तो ढलबा लोहा दोस्तों यानी कि जो जनरेटर होता है उसका यानी कि बॉडी यानी कि इसी से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डिश धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है, यानी कि जो जनित्र होता है उसका मुख्य दोष क्या है। ए में कह रहा है जनित्र भोलता कम होती है। बी में कह रहा है भार के साथ टर्मिनल भोलता में थोड़ी कमी आती है। बी में कह रहा है यह महंगा होता है। सी में कह रहा है यानी कि शंट क्षेत्र परिपथ में कुछ प्रतिरोध होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही बात होता है कि यानी कि भार के साथ जो है टर्मिनल में थोड़ा सा यानी कि क्या होता है, भोलता यानी कि कम मिलता है। और ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। स्पीड में क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत जल्द है और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कराना है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस में दिया यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है, ठीक है भाई, जेड आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है और कुल संख्या में पी पोल की संख्या है तो समानांतर पथ, तो समानांतर में यानी कि जेड बटा पी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर है ना, क्या हो जाएगा, जेड बटा यानी कि पी हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है 3 जेड बटा, तो 3 से कुछ मतलब नहीं, 2 जेड बाई 2 पी से भी कुछ मतलब नहीं, 2 से कुछ भी मतलब नहीं है। तो जेड बाई पी जो दिया हुआ है ओनली फॉर ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि एक मशीन के कोर के लिए जो है पटलित निर्माण का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। पटलित जो किया जाता है ना, पटलित जो किया जाता है दोस्तों, यानी कि जो पटलित जो किया जाता है वो ईडी लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। यानी कि ईडी लॉस का मतलब क्या है, यानी कि ईडी धारा यानी कि तांबा लॉस को सॉरी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ठीक है। ईडी करंट का मतलब क्या हुआ, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कोर को पटलित करते हैं। और ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तांबा हानि दोस्तों, तांबा हानि की अगर बात किया जाए तो ये जो दोस्तों यानी कि आर्मेचर में देखने को मिलता है, यानी कि वाइंडिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। हिस्टेसिस हानि दोस्तों कोर में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दृश्य धारा मशीन में दिक् परिवर्तक खंड डैश से बना होता है। तो देखिए इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। तो कम्यूटेटर जो बना होता है मेनली रूप से, है ना, कम्यूटेटर जो बना होता है दोस्तों हार्ड ड्रोन, है ना, हार्ड ड्रोन यानी कि जो कॉपर होता है ना, कि कॉपर जो होता है उससे बना होता है। हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट से बना होता है। और ऑप्शन बी में दिया हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन से यानी कि प्रतिरोध भी बनाया जाता है। कार्बन से दोस्तों यानी कि ब्रश भी बनाया जाता है, ठीक है। अब रही बात स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दृश्य धारा श्रेणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडली प्रयोग किया जाता है। किसमें, यानी कि श्रेणी में कहा रहा है। और श्रेणी की अगर बात है दोस्तों तो इसमें यानी कि मोटी तार होगा, है ना, मोटी तार होगा, उसके साथ साथ यानी कि कम टर्न होगा। श्रेणी है तो अगर संट रहता तो क्या होता, संट रहता तो यानी कि पतला तार होता, पतला तार होता, उसके साथ साथ यानी कि टर्न की संख्या जो होता है वो ज़्यादा होता। तो देखिए आराम से आंसर खोजिए कि मोटे तार के कुछ फेरे होते हैं, और ऑप्शन सी में दिया है मोटे तार के कुछ फेरे। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर कंडक्टर या अगर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को दोस्तों जो है यानी कि अग्र अंतराल यानी कि फ्रंट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि फ्रंट पिच कहा जाता है, ठीक है। और फ्रंट पिच जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का सेशन में हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक दिन जो है आप लोगों के बीच आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।